देखो, चैप्टर 1 की फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे हमारे आसपास क्या चीज़ है, मैटर प्रेजेंट है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर वो गैस हो सकता है। इन तीनों की ही फिर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि क्या सॉलिड्स में तो डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वाटर में या फिर कह सकते हैं लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट होती है लेकिन शेप अलग हो सकती है। गैसेस के केस में ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही डेफिनेट शेप होती है। अब ये तीनों ही स्टेट जो है आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं। जैसे आइस को हम लिक्विड में चेंज कर पा रहे थे, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, हीट करें, तो ये वेपर्स में चेंज हो जाएगी, यानी कि गैसेस स्टेट में चले जाएगी। उसके बाद हमने देखा था मैटर को हम कैसे क्लासीफाई कर पा रहे हैं। मैटर को क्लासीफाई कर पाते या तो मैटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मिक्सचर्स की फॉर्म में, या फिर प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। मिक्सचर हमने देखा था दो टाइप के होते हैं, या तो हो सकता है होमोजीनस हो या हो सकता है हेट्रोजीनस हो। होमोजीनस वो थे जो कि मिक्स होने के बाद ये नहीं पता चल रहा कि इसमें कितनी चीज़ें मिक्स हुई थी। हेट्रोजीनस वो थे मिक्स होने के बाद जो है कुछ चीज़ें हमारे पास अनडिजोल्वेबल रह जाती थी, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रही थी साफ, अच्छे से ये मिक्स ही नहीं हो पा रहे थे। दूसरी प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हो सकता है एलिमेंटल फॉर्म में हो, या फिर वो हो सकता है कंपाउंड की फॉर्म में हो। एलिमेंटल फॉर्म मतलब बिल्कुल ही अकेला आयरन प्रेजेंट है, सिल्वर या कॉपर, ठीक है। कंपाउंड्स की फॉर्म में मतलब कि वो रिएक्ट करे हुए मिलेंगे। जैसे दो एटम्स ऑक्सीजन के आपस में जब कंबाइन करते हैं तो इस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे नेचर में प्रेजेंट है। CO2 इस फॉर्म में प्रेजेंट है जब कार्बन और ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन करते हैं तब। वाटर किस फॉर्म में हमारे नेचर में प्रेजेंट है, H2O की फॉर्म में। ये एक कंपाउंड है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। प्रॉपर्टीज़ हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, जैसे कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। इनमें किसी भी चेंज की ज़रूरत नहीं थी, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, मतलब जो कंपाउंड का हम ये चीज़ें चेक कर रहे हैं वो कंपाउंड चेंज नहीं होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्योंकि हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी तो वो जो है कंपाउंड किसी एक से दूसरे में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था SI सिस्टम क्या होता है, जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको बोलते हैं, SI सिस्टम दूसरा नाम है, ठीक है। उनमें 7 चीज़ों को जो है 7 यूनिट्स को वहाँ पे जो है जगह मिली थी, और इन चीज़ों को फिक्स कर दिया गया था कि लेंथ की SI यूनिट मीटर होगी, ठीक है, मास की SI यूनिट किलोमीटर होगी। इन सब चीज़ों की जो है SI यूनिट्स वहाँ पे बता दी गई थी। अब इन चीज़ों से जो है बाकियों की SI यूनिट्स आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी होगी। तो स्पीड की SI यूनिट क्या होगी, इन दोनों की SI यूनिट मिला के जो बनेगा, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने बोला था कि पिकोमीटर, नैनोमीटर कहीं कहीं पे हमें लिखा दिख जाता है। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं जैसे इतनी पावर्स को ना एक नाम दे दिया। जैसे इतनी सारी चीज़ें लिखने की बजाय क्या लिख दे, अगर हम सिंपली पिको, तो उसका मतलब भी यही समझा जाना चाहिए, यानी कि 10 की पावर -12 पिको होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने देखा था मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये क्या चीज़ होती है। तो मास का हमने देखा था इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा वो मास होता है, ठीक है, और ये मास फिक्स होता है। लेकिन वेट जब हम देखते हैं ना, वेट डिफरेंट हो सकता है। वेट हो सकता है, वेट होता है ग्रेविटी के हिसाब से, ठीक। ग्रेविटी यहाँ पे अर्थ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमारा वेट है ये, लेकिन जब हम स्पेस में जाएंगे तो ये वेट जो है पक्का ही कम हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम की बात करी हमने, वॉल्यूम को इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर डेसीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से चेंज भी कर सकेंगे। वॉल्यूम होता क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ये सब्सटेंस। कितने स्पेस में किसी सब्सटेंस जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है किसी सब्सटेंस में, वो ही क्या होती है, वॉल्यूम होती है। डेंसिटी की बात करें, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट, जैसे मास जो है कितना रहेगा यूनिटी स्पेस में, जैसे कि जो है गैसेस के केस में ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, मान लो ये पूरा रूम है, लेकिन रूम की जो वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके एटम्स तो छोटे छोटे, तो इनका मास कम रहेगा और वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी, तो इसीलिए तो गैसेस की डेंसिटी कम होती है। और लेकिन हम बात करें सॉलिड की, तो उसमें तो
उसमें तो इस तरीके से होते हैं एटम्स, इस तरीके के एटम्स होते हैं बिल्कुल पास पास, मतलब उनका मास भी ज़्यादा होगा और उन जितना वॉल्यूम उन्होंने कवर किया होगा वो वॉल्यूम, मतलब इनकी डेंसिटी अल्टीमेटली ज़्यादा आएगी। उसके बाद हमने शायद टेम्परेचर नहीं पढ़ा था। टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को 3 तरीके से लिख सकते हैं। कहीं पे हमने देखा होगा केल्विन लिखा हुआ है, कहीं पे हमने देखा होगा सेल्सियस में उसको लिखा गया है, और तीसरी यूनिट होती है इसकी फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसकी जो केल्विन यूनिट है ना, वो इसकी एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट केल्विन को माना गया है। उसके बाद इनमें तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जो टेम्परेचर 373 केल्विन होता है ना, वो ही उसी को ही क्या बोल सकते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस उसको बोल सकते हैं। वाटर बॉयल होता है जिस पे हमें सबको पता है कि वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होता है? 100 डिग्री पे बॉयल होता है। तो 100 डिग्री का मतलब है 373 केल्विन, या इसी को ही बोल सकते हैं 212 फ़ारेनहाइट। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम सब बोलोगे कि 98.6 होता है, लेकिन 98.6 उसकी यूनिट भी मेंशन करना ज़रूरी है, वो होती है फ़ारेनहाइट में। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में बताना चाहें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और ये लगभग किसके इक्वल है? 310 केल्विन के इक्वल। और अगर रूम का टेम्परेचर पूछे तो 25 डिग्री सेल्सियस और मतलब लगभग, और ये 77 फ़ारेनहाइट जिसको बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 298 केल्विन रूम टेम्परेचर मान के हम चलते हैं। इसके बाद ये तो थी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए, बेसिक सी, कि टेम्परेचर क्या होता है, डेंसिटी, मास, ये सब चीज़ें क्या होती है। अब देखो, जब हम इन चीज़ों की कैलकुलेट करते हैं ना लैब में हमें क्या करना है? लैब में हमें रिएक्शंस करवानी होती है, और रिएक्शंस करवा के नई चीज़ें बनानी होती है। और जब हम नई चीज़ें बनाते हैं तो नई चीज़ों की, और जितना भी हम रिएक्टेंट भी जो लेते हैं उनके सभी की जो क्वांटिटीज़ कुछ हमें पता होनी चाहिए, भाई इतना मास हम ले रहे हैं और इतनी चीज़ हमारी बन रही है। तो उनमें क्या होता है, देखो, जो एक केमिस्ट होता है ना, केमिस्ट, उसके पास ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाती है जिनको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे 0.0000, बहुत सारे ज़ीरो, और लास्ट में जाके क्या 166, ये जो है क्या है? इतने ग्राम मास होता है हाइड्रोजन एटम का। क्योंकि एटम तो बहुत छोटा होता है, यानी कि इसका 0 पॉइंट, और यहाँ पे लगभग 24 टाइम्स जो है ज़ीरोज़ आती है, उसके बाद जाके आता है 166, यानी कि इतना कम मास होता है हाइड्रोजन एटम का। यानी कि जब भी हम कैलकुलेशंस के साथ डील करते हैं ना, तो हो सकता है हमारे पास कोई बहुत छोटी टर्म आ जाए, या फिर कोई बहुत बड़ी टर्म आ जाए। बड़ी टर्म कैसे? 2 ग्राम H2 जब हम लेंगे ना, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाते हैं पता है? 602, 200, और बहुत सारी ज़ीरोज़, लगभग 20-30 के अराउंड ज़ीरोज़ यहाँ पे लिखनी पड़ती है। यानी कि इतने सारे क्योंकि एटम तो बहुत छोटी चीज़ है ना, अगर 2 ग्राम भी अगर हमने H2 ले लिया तो उसमें इतने सारे एटम्स आ जाते हैं, बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं। यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन करने लगे, कभी हमारे पास ऐसी चीज़ आ रही है जो बहुत कम है, कभी हमारे पास ऐसी चीज़ आ रही है जो बहुत ज़्यादा है। कैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे? और जैसे मान लो स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करती है? बहुत इसकी ज़्यादा स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी यूनिट हो गई। चार्ज पार्टिकल का चार्ज, ये भी ऐसी यूनिट हो गई जो या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, प्लैंक कांस्टेंट। यानी कि ये सारी चीज़ें या तो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, तो इनकी कैलकुलेशन में हमें दिक्कत आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, वी कैन राइट 232.5, मान लो ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर लिख लो। अगर इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 कर देंगे और 2.32508। इसको हम ये लिखने की बजाय ये लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे?
डेसिमल को जितने लेफ्ट में लेते जाएंगे ना उतने ही पावर में जो है पावर आ जाएगी इसकी 10 की पावर। जैसे मैं इस डेसिमल को 2 पॉइंट्स इधर लेके गई, यहाँ पे लेके आई, तो बीच में कितने डिजिट्स आए 2, तो 10 की पावर मैंने कर दिया 2। ये तरीका होता है इसको इसमें चेंज करने का। या फिर अगर कोई नंबर है 0.00016 है मान लो, तो मैं क्या करूँगी, जैसे जैसे यहाँ पर तो डेसिमल को कहाँ पे ले गए थे, लेफ़्ट में ले गए थे। यहाँ मैं क्या चाह रही हूँ कि ये डेसिमल आ जाए, मान लो इधर आ जाए ये डेसिमल। तो जब भी मैं डेसिमल को राइट में शिफ्ट करूँगी तो 10 की पावर में माइनस समथिंग आएगा। जितने डिजिट्स यहाँ पे जो है राइट में लेके जाऊँगी उतनी ही यहाँ पे पावर आ जाएगी। जैसे मैं लिख दूँ 1.6, ठीक है, मैंने यहाँ पे कितना इधर लेके गई 1 2 3 4 डिजिट्स, यानी कि -4 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं ऐसा। तो जब भी डेसिमल लेफ़्ट में ले जाना हो तो 10 की पावर में उतने ही डिजिट्स आएंगे जितना हम उसको दूर लेके गए हैं, और राइट में ले जाएं तो माइनस की पावर हो जाएगी। यानी कि इस वाले डिजिट को हम इजीली ये लिख सकते हैं, हम इतने सारे ज़ीरोज़ लिखने की बजाय हम बोल देंगे कि ये माइनस की पावर समथिंग है, और इतने सारे ज़ीरोज़ राइट में लिखने की बजाय हम बोल देंगे कि ये जो है पॉजिटिव प्लस पावर है इतनी, ठीक है, इतने का मल्टीपल है ये। और अब बात आती है एक डेफिनेशन, एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे, दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट्स, मतलब ऐसे डिजिट्स जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, डिजिट्स which is known with certainty plus 1 which is uncertain। ये लिख तो दिया मैंने, लेकिन शायद किसी को समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। कि ये ऐसे फिगर्स हैं जिनको हम मान लो मैं लिख रही हूँ 11.2 मिलीलीटर। कई बारी क्या होता है, ये होता है कि जो भी हम मान लो मैंने फॉर्मूला बना दिया डेंसिटी का, लेकिन उसमें कुछ एरर आ जाती है। जो चीज़ हम यहाँ पे लिख देती हूँ, जो चीज़ हम फॉर्मूला से निकालते हैं और जो चीज़ एक्चुअल में होती है उनमें कुछ एरर आ जाते हैं। मान लो एक्चुअल में तो फॉर्मूले से निकाला हमने, फॉर्मूले से बिल्कुल जैसे नोटबुक पे जो है फॉर्मूला कैलकुलेशन करके हमने निकाला, वॉल्यूम 11.2 ml आ रही थी, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्चुअल वैल्यू निकालनी चाहिए तो वो आ रही थी 11.3, ठीक है। तो ये जो अनसर्टेनिटी, मतलब ये जो डिफरेंस आता है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ कि ये वाला नंबर है एक सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसमें 11 तो जो है सर्टेन है, ये तो सर्टेन है। प्लस में क्या होगा, +1, 11 जो है फिक्स है, और वी कैन से 11 इज सर्टेन। 2 जो है ना इसमें ये वाली वैल्यू ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब ये हो सकता है कि 0.2 का डिफरेंस यहाँ पे रहा हो, ठीक है। यानी कि हो सकता है वॉल्यूम, हमने तो फॉर्मूले से ये निकाल दी, लेकिन हो सकता है वॉल्यूम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रही हो सकता है वॉल्यूम 11.1 रही हो, या वॉल्यूम हो सकता है 11.3 रही हो। यानी कि 11 तो सर्टेन है, फिक्स है वो 11 तो,
2 में कुछ हमें अनसर्टेनिटी दिख रही है और वो अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, या तो वो +1 हो सकती है, +1 का मतलब या तो वो 11.3 हो सकती है या फिर वो हो सकती है -1 यानी कि 11.1 हो सकती है वो। तो ये डेफिनेशन समझ में आई। क्या बताया, सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होता है जिसमें हम ये बता दें कि ये वाला नंबर सर्टेन है और सर्टेनिटी +1 हो सकती है। जैसे ये वाला नंबर सर्टेन प्लस इसमें 2 जो है अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है, हो सकता है इसमें अनसर्टेनिटी आ जाए +1 की या अनसर्टेनिटी आ जाए -1 की। तो सिग्निफिकेंट का मतलब हमें पता चला, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के कुछ रूल्स बताए गए हैं। क्या क्या वो रूल्स हैं, किसके, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर ये पूछेगा एग्ज़ाम में, डेफिनेशन पूछे तो ये बताना है, और अगर ये पूछे कि कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है तो उसके लिए रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है all non-zero digits are significant figure. For example 285 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे ना वो सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये सारे नॉन ज़ीरो हैं, इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, एक 2 है, एक 8 है, एक 5 है, यानी कि ये सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इस वाले टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद मान लो मैं लिख रही हूँ 0.25 ml में लिख दिया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये तो ज़ीरो है, ये क्या है, नॉन ज़ीरो का मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर इस टर्म में हैं। ये तो था इसका फर्स्ट रूल। इसके साथ साथ हमें और भी बातें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है। सेकंड रूल फिर क्या आया कि 0.03 अगर ज़ीरो जो है लेफ़्ट साइड में है, अगर ज़ीरो क्या है लेफ़्ट साइड में, इफ़ zeros are on लेफ़्ट साइड, तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे। जैसे इस वाली फिगर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। और मैं बोल दूँ मान लो 0.052, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके। उसके बाद है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या था कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट आने के बाद आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट all are significant figure। जैसे क्या 2.005 है, इसमें ये वाला नंबर जो है ये आ गया क्या, ये आ गया नॉन ज़ीरो नहीं है। इसके बाद वाले फिर इसके राइट साइड में सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इस वाली टर्म के कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं बात करूँ रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या है कि पॉइंट के बाद जो है, मान लो इधर तो है 0.0200, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, इसके लेफ्ट में भी 0 है, राइट में भी 0 है। मैंने बोला था कि एक नॉन ज़ीरो आने के बाद तो सारे काउंट होंगे, तो एक नॉन ज़ीरो यहाँ पे आया, इसके बाद वाले सारे, इसके राइट वाले सारे काउंट होंगे। मतलब इस टर्म के कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस टर्म के सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। अब है उसके बाद, अगर पॉइंट ना हो, अगर अभी तक तो हमने सारे पॉइंट्स वाले देखे, अगर पॉइंट एक नोट करके लिख लो कि अगर इफ़
वो इफ़ देर इज़ नो डेसिमल पॉइंट, इफ़ देर इज़ नो डेसिमल पॉइंट, देन अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो हम राइट साइड वाले कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो, यानी कि 100 में हम कहेंगे कि क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा वो 1 ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं 100.0 अगर मैं इसको लिख दूं तो इसके कितने हो जाएंगे। अब क्योंकि एक नॉन ज़ीरो आ गया और उसके बाद के सारे काउंट होंगे और इनमें डेसिमल भी है, ठीक है। अगर डेसिमल नहीं होता तो हम काउंट नहीं करते, क्योंकि ये नोट में मैंने अलग से लिखवाया है। तो इसका तो हो गया था 1, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वाले हम काउंट करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि डेसिमल होना चाहिए। तो इसके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे इसके। तो यहाँ तक तो देखे हमने कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कैसे निकालें हम। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि अच्छा, इतना हमने सीखा। उसके बाद हम ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, एक चीज़ और लिखेंगे, एक चीज़ और यहाँ पे एक पॉइंट करके लिखो कि सच नंबर्स जितने भी नंबर्स होते हैं ना, इनको नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि इन नंबर्स को इनकी साइंटिफिक नोटेशन में जो है चेंज करके लिखें तो बेटर रहता है। जैसे 100 को मैं लिखूँ क्या क्या लिख सकती हूँ। 100 को 100 एज क्या क्या लिख सकती हूँ, 1 × 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ। अगर मुझे इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाना है तो, यानी कि 1 × 10 की पावर 2 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर मैं इसी को ही लिख दूँ 1.0 × 10 की पावर 2, तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पॉइंट आ गया और पॉइंट जहाँ पे आ जाता है तो 1 नॉन ज़ीरो के बाद हम सारे काउंट करते हैं। और अगर मैं लिख दूँ 1.00 तो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वाले जो है काउंट होंगे × 10 की पावर 2 तो है ही, तो इसके कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालना हमें पता चला कैसे निकालते हैं। अब इसका रूल नंबर 5 है, एक और रूल आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 है काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, किसी के ऑब्जेक्ट का नंबर काउंट करना है। मैं बोल दूँ मेरे पास जो है 2 बॉल्स हैं, ठीक है, और मैं बोल दूँ 20 एग्स है मेरे पास। तो इनको कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे अगर हमसे पूछ ले कि इनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल 2 लिख रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का इतने नंबर्स हैं। अगर इस तरीके का कुछ मेंशन हो ना, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे। क्या कि जब ऑब्जेक्ट को काउंट करना दिया हुआ है हमारे पास कि कितना ऑब्जेक्ट वो प्रेजेंट है, तो उसी के सिग्निफिकेंट फिगर हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कैसे मैंने लिखा कि इसके इनफाइनाइट मतलब कि हम बता नहीं सकते, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि देखो अब उसने बोल दिया 2 बॉल्स हैं, हमारी मर्ज़ी है हम 2 को ऐसे लिखें या हम 2 को ऐसे लिखें या हम 2 को ऐसे लिखें या हम 2 को ऐसे लिखें, ठीक है। पॉइंट के बाद तो 0 लगाते उनका कोई मतलब ही नहीं रहता। हम बहुत सारे 0 लगा सकते हैं जितना हमारा मन करे, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ हम लगा सकते हैं, यानी कि ये हो गया नॉन ज़ीरो और इसके बाद वाले सारे काउंट होंगे, तो हम, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई इस पर 10 ज़ीरोज़ लगा के लिख दे, ठीक है, कोई इस पर 5 ज़ीरोज़ लगा के लिख दे, कोई इनफाइनाइटली नंबर्स ऑफ 0 लगा दे, तो इस वाले केस में हम बोलेंगे कि इट हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही 20x
मुझे बोला गया, मैंने लिख दिया इसको 20.0000 और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोस लगा सकती हूँ मैं, तो इसके भी जो है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब जो है कैलकुलेशन करते टाइम हो सकता है हमें कोई 2 टर्म्स ऐड करनी पड़ जाए, जैसे कि नहीं 2 एटम्स का मास ऐड करना पड़ जाए, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है कैलकुलेशन के दौरान, या हो सकता है मुझे 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करनी पड़े, या हो सकता है मुझे 2 टर्म्स डिवाइड करनी पड़े। तो उसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा? एडिशन सब्सट्रैक्शन, इस तरीके की टर्म्स जो है सब्सट्रैक्शन, उसके लिए क्या चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए? सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो सकता है हमें करना पड़े कि नहीं 2 टर्म्स का। तो डिवीज़न करते टाइम या एडिशन सब्सट्रैक्शन करते टाइम क्या करेंगे हम? मान लो हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ रहा है 25.91 एडिशन करने के बाद। पहली बात तो ये याद रखनी है कि यहाँ पे जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही यहाँ पे होने चाहिए, जितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो वो उतने ही यहाँ पे होने चाहिए। मान लो इधर तो है हमारे यहाँ तो है हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। किनके सिग्निफिकेंट फिगर? जो हम टर्म ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर रहे हैं, उन टर्म्स में तो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने निकालना बता दिया कैसे निकालते हैं। अब अगर उन टर्म्स में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही हम वो आंसर लिखेंगे। जैसे मेरा आंसर आ रहा था 2.17 आ रहा था मेरा आंसर। अब इधर तो थे मेरे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन देखो यहाँ पे आ गए मेरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 2.17, ये हो गया नॉन ज़ीरो, और इसके बाद वाले सारे काउंट होंगे, मतलब इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। लेकिन हमने तो क्या करना था, इधर जो थे इधर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले टर्म्स को जो है 7 को क्या लिख सकते हैं? इसके लिए एक रूल है कि अगर 1 से 5 तक कोई पॉइंट आए तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे होता 2.13 होता तो 3 को हटा देते, अगर 2.14 होता तो भी हटा देते, 5 होता तो भी हटा देते। लेकिन अगर है 6 से लेके 9 तक, यानी कि क्या है 2.16 हो सकता है, 2.17 हो सकता है, 2.18, 9 हो सकता है, उस वाले केस में इस टर्म को एक बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे 2.2 मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। 2.16 को अप्रोक्सीमेटली क्या मैं 2.2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। लेकिन अगर ये होती टर्म 2.14 होती तो फिर मैं इसको जो है 2.2 नहीं लिखती, फिर मैं इसको लिखती 2.1। जैसे आपकी परसेंटेज आती है 11, आपकी परसेंटेज आती है मान लो जो है 70.2 आती है, आप उसको क्या बोलते हो? मेरे तो 70% आए हैं ऑलमोस्ट। और अगर आपकी आती है 70 पॉइंट मान लो 6 भी आ जाती है, 6 आ जाती है या 7 आ जाती है, तो इसको आप बोल देते हो कि मेरी ऑलमोस्ट 71% है। वही चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर 5 तक आती है तो उसको तो हम 70 बोल देंगे, और अगर 6-7 आती है तो हम बोल देंगे कि मेरे तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 71% आ गए। ऐसा ही इन टर्म्स में हम करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही था। कल हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस।